देखिए बच्चों, आज से हम एक नया शुभारंभ करने जा रहे हैं। अब हम गणित का एक नया अध्याय चालू कर रहे हैं। ये अध्याय से आपकी परीक्षा में कुछ भी नहीं हटा है और इम्पोर्टेंट अध्याय है, ठीक है। इससे विकल्प भी आएंगे और 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के इससे प्रश्न भी आएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये अध्याय है। और अर्धवार्षिक परीक्षा में, है ना, अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड, है ना, अर्धवार्षिक परीक्षा में अध्याय 12 तक की गणित आएगी, ठीक है। तो इसलिए अध्याय 12 अपन को जल्दी जल्दी खत्म करना है, तो बारीकी से समझिएगा, ठीक है कक्षा। और एक बात याद रखना, गणित का एक नियम है, गणित में अगर 100 में 100 नंबर लेकर के आना है तो करना क्या है, जितने सवाल यहाँ कोचिंग में तुमको मैं पढ़ाता हूँ उतने सवाल बारीकी समझना है, उसको अच्छे से उतारना है और घर पे जाकर के एक सवाल को 2 बार करना है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है। अगर तुमने यहाँ पर बारीकी समझ लिए और घर पर जाकर के एक सवाल को 2 से 3 बार कर लिए, गणित में 100 में 100 नंबर इजी मिल जाएंगे, ठीक है। और जब यहाँ की गणित रोज की कंप्लीट करके हो जाती है तो बचे समय में फिर पुरानी वाली रिवीजन करना है अध्याय 1 से, ठीक है। लेकिन पहले करंट का पकड़ो, जो आज चल रहा है उसको रिवाइज करो, उसके बाद फिर पुराना वाला छोड़ो। चिंता मत करो, जो भी कर रहे हो ना उसी को अच्छे से करो, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अध्याय कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। सबसे पहले यहां पर यह समझना आवश्यक है कि व्रत किसे कहा जाता है। व्रत क्या होता है, व्रत और गोला अलग अलग होता है। व्रत का मतलब होता है रोटी, रोटी एक प्रकार की व्रत है। चूड़ी भी एक प्रकार की क्या होती है, व्रत होती है। जो कैसेट होती है, कैसेट भी क्या होती है, व्रत होती है। और गोला किसे कहा जाता है, जो गेंद होती है वो होता है गोला, ठीक है। गेंद गोला है और चूड़ी व्रत है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें अंतर होता है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम व्रतों से संबंधित पूरे क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे कि व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, किस प्रकार से होता है, कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। उन सारी चीज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, व्रतों के क्षेत्रफल के बारे में। सबसे पहले यहां पर समझेंगे व्रत, व्रत के क्या क्या भाग होते हैं। सबसे पहले समझो, सबसे पहले देखिए, हम एक प्रकार लेते हैं, प्रकार के केंद्र को हम बीच में रखते हैं और एक हम ऐसा गोला, ऐसा व्रत बना लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका व्रत। व्रत के जो बिल्कुल बीचम बीच का जो बिंदु होता है, इस बिंदु को कहा जाता है व्रत का। ये बिंदु जो होता है, जो बिल्कुल व्रत के जो बिल्कुल बीचम बीच में होता है, ये बिंदु व्रत का केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। और ये जो व्रत बनता है, यहां से लेकर के यहां तक की जो पूरी लंबाई होती है, ये जो पूरा का पूरा जो व्रत बनता है, ये जो किनारा होता है, इस किनारे को हम कहते हैं व्रत की परिधि। इसे व्रत की परिधि कहा जाता है। ये हो गई व्रत की परिधि। इसके बाद व्रत के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इस रेखा को कहा जाता है व्रत की त्रिज्या। इसे व्रत की त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्रत की त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। यह हो गई आपकी व्रत की त्रिज्या। इसके बाद व्रत पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, व्रत पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा होती है व्रत पर 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये व्रत की जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, व्रत की जीवा कहलाती है। और ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, उस जीवा को हम व्रत का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, व्रत का, ये हो गया व्रत का व्यास, ठीक है। आया समझ में। ये व्रत की जीवा किसको बोलेंगे, व्रत पर 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा व्रत की जीवा कहलाती है। और जो जीवा व्रत के केंद्र से होकर के जाती है, वह जीवा व्रत का व्यास कहलाती है, ठीक है। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या का अगर मैं डबल कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, व्यास निकल जाएगा। अरे एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, 2 त्रिज्या के मिलने से क्या बनता है, व्रत का व्यास बनता है। कितनी त्रिज्या मिलती है, 2 त्रिज्या, पहली त्रिज्या और ये दूसरी त्रिज्या, ठीक है। तो कुछ सूत्र होते हैं। व्रत का व्यास, व्रत का व्यास, व्यास को हम d से प्रकट करते हैं, है ना। व्रत का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, 2 गुना होता है। त्रिज्या का डबल होता है, त्रिज्या का 2 गुना व्रत का व्यास होता है। मतलब d बराबर हो जाएगा 2 का हो गया 2, त्रिज्या होती है आपकी r, d बराबर हो जाएगा 2r, ठीक है। अगर हमको व्रत की परिधि का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, व्रत की परिधि, परिधि का हमको मान निकालना है। परिधि मतलब
ये मेरा खेत है, ये मेरा क्या है, एग्जाम्पल के लिए समझ लो, ये मेरा खेत है, मुझे इसके चारों तरफ बाण लगाना है, ठीक है। वो इस बड़े स्कूल में लगी है बाण, है ना, वो मुझे यहाँ पर लगाना है ना, फाइनेंसिंग क्या बोलते हैं उसको, हाँ फेंसिंग लगाना है, ठीक है। तो इसकी पूरी लंबाई निकालना पड़ेगा, तो उसकी जो पूरी लंबाई जो होती है किनारों की, उसको हम बोलते हैं परिधि। किनारों की लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। अगर वृत्त की परिधि निकालना है तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। ये वृत्त की परिधि का क्या होता है सूत्र, 2πr होता है। पाई क्या होता है, पाई एक मान होता है, गोल वाली चीजों के लिए आता है, और पाई का मान होता है, दो मान चलते हैं। एक चलता है पाई बराबर होता है पहला मान 22/7, या एक और मान होता है 3.141। ये पाई का क्या होता है, मान होता है, ठीक है। ये वृत्त की परिधि है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर का पूरा एरिया। अगर मुझे पूरा अंदर का, अगर मैं पूरा एरिया लूंगा, पूरा अंदर का अगर मैं एरिया लेता हूं, पूरा एरिया, ठीक है। आज किनारों की बात करेंगे तो परिधि लेंगे, और अंदर की पूरी बात कर रहा है, वृत्त के अंदर, जैसे खेत में मुझे जुताई करवाना है, ठीक है, पूरा अंदर हर वक्कर चलेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर अंदर की पूरी बात करते हैं तो उसको हम एरिया कहते हैं और क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है पूरा भाग अंदर का, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, अगला सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल, इसको नोट कर लो। वृत्त का क्या होता है, ये क्षेत्रफल होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। लिख लिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। इतना उतार लो जल्दी से, उतार लिए। देखिए बारीकी समझेंगे यहां पर। कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 12 का आज हम एग्जाम्पल नंबर 1 समझने वाले हैं। ये पहला सवाल है, इसको बारीकी से समझना है। सवाल यहां पर क्या कह रहा है, देखो। एक वृत्ताकार खेत पर, एक वृत्ताकार खेत है, ठीक। ये मेरा खेत है जो कैसा है, वृत्त के आकार का है, मतलब वृत्ताकार है। एक वृत्ताकार क्या है, खेत है, पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाण लगाने का व्यय 5280 रुपए है। इस खेत पर मैंने चारों तरफ बाण लगा दिया, बाउंड्री लगा दिया। और कितने रुपए की मैंने बाण लगाया, मैं बाण खरीदने गया, भैया अरे हमको बाण दो करके, है ना। दुकानदार ने बोला 24 रुपए प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर बाण कितने रुपए की है, 24 रुपया की है। एक प्रति मीटर का मतलब समझो, 1 मीटर बाण कितने रुपए की है, 24 रुपए की है। मैंने पूरे खेत में बाण लगा दिया, तो कितने रुपया का खर्चा आया मेरे को, 5280 रुपया का मेरे को क्या आया, खर्चा आया। अब मैं इस खेत की जुताई करवाना चाहता हूँ, अंदर पूरा ट्रैक्टर फिरवाना चाह रहा हूँ, खेत की मैं करवाना चाह रहा हूँ, जुताई करवाना चाह रहा हूँ, और 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, है ना, कि जुताई करवाने में 0.50 रुपए का खर्चा आता है। तो पूरे खेत की जुताई करवाने में कितने रुपए का खर्च आएगा, ये बताना है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहां पर हल करेंगे। क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। यहां पर लिखेंगे हम क्या दिया है, क्या दिया है, वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाण लगाने का व्यय कितना है, 5280 रुपए है, दिया है। जो दिया है वो लिखेंगे ना, वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाण लगाने का व्यय, कितने रुपए खर्चा आया, 5280 रुपए है। इतना ही है, कितने रुपए खर्चा आया, 5280 रुपए क्या आया, खर्चा आया, ठीक है। यहां पर एक चीज समझना, यहां पर एक चीज क्या करना है, समझना है ना।
देखो 1 मीटर बाढ़ कितने रुपए की? 24 रुपए की। 1 मीटर बाढ़ कितने रुपए की? 24 रुपए की। मैंने पूरे खेत में बाढ़ लगा दिया तो कितने रुपए लगे? तो कुछ लंबाई की मैंने बाढ़ लिया होगा। इसका मतलब ये है, अगर मुझे बाढ़ की लंबाई ज्ञात करना है, किसकी लंबाई ज्ञात करना है? बाढ़ की लंबाई ज्ञात करना है। जैसे कि 1 लीटर दूध 20 रुपए का, 1 लीटर दूध कितने रुपए का? और मैंने 200 रुपए का दूध खरीदा। 1 लीटर दूध कितने रुपए का? 20 रुपए का। मैंने 200 रुपए क्या खरीदा? मैंने 200 रुपए क्या खरीदा? तो मैंने कितने लीटर दूध खरीदा? कितने लीटर? 20 दहाम। तुमने 200 में 20 का भाग दिए, निकल गया। वैसे ही 1 मीटर बाढ़ कितने रुपए की? मैंने कितने रुपए का बाढ़ खरीदा? इसका मतलब अगर मैं 5280 में अगर 24 का भाग दे दूंगा तो बाढ़ की लंबाई निकल जाएगी कि मैंने कितनी लंबी बाढ़ खरीदा हूं। निकलेगी निकलेगी? निकल जाएगी ना। तो हम निकाल लेंगे अतः बाढ़ की लंबाई। अतः बाढ़ की लंबाई। बाढ़ की लंबाई कैसे निकालोगे? कुल व्यय, कुल व्यय बटे दर। यही लिखा है सूत्र बुक में भी, कुल व्यय बटे क्या? दर। ठीक है, कुल व्यय बटे दर। बाढ़ की लंबाई देखो कैसे निकलेगी। कुल कितने रुपए की बाढ़ खरीदा मैंने? 5280 रुपए की मैंने बाढ़ खरीदा। तो कुल व्यय कितना हो गया? 5280 रुपए। बटा का हो गया बटा। दर कितनी है? 24 रुपए की दर से खरीदा ना। 24 रुपए में 1 मीटर बाढ़ आ रही है। दर कितनी है? 24। तो काटो उसको। किससे काटेंगे? भाग दो। 2 से भाग दे दूं? इतना उतार लिए। अब देखो, अब काटने से देखो ना। 2 एक कम, 2 दूनी 2 का पहाड़ था, 5 से आगे ना बढ़े। 2 दूनी 5 में 4 गए, 1 पे 2 12, 2 छिंग 2 चौ 2 शून्यम। अब 12 से काट दो। 12 एक कम, 12 दूनी 26 में से 24 गया, कितना बचा? 2। 2 पे 4, फिर 12 दूनी और 12 शून्यम मीटर। मीटर लंबी। तो बाढ़ की लंबाई कितनी है? 220 मीटर है। ठीक है। अगर कुल व्यय में अगर हम 1 का भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगी? बाढ़ की लंबाई। बाढ़ की लंबाई कितनी आ गई? 220 मीटर। ठीक है। अतः बाढ़ की लंबाई बराबर कितना है? 220 मीटर। आ गई 220 मीटर। अब यहां पर एक चीज और बारीकी समझना। बाढ़ की जो लंबाई है, हमने जितनी लंबी बाढ़ खरीदे है, पूरी की पूरी बाढ़ हमने यहां पर बिछा दी है क्या? बिछा दी है ना पूरी? कौन बिछा दी है? बिछ गई पूरी। मतलब बाढ़ की लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर होगी। बाढ़ की लंबाई बोलो या वृत्त की, बात एक ही है। नहीं समझे? परिधि किसको बोलेंगे हम? किनारों की लंबाई को हम परिधि कहेंगे ना। और जितनी बड़ी किनारों की लंबाई उतनी बड़ी उसकी बाढ़ हमने खरीदे है ना। तो बाढ़ की लंबाई को हम क्या कह सकते हैं? अतः वृत्त की परिधि, है ना। इसको वृत्त की परिधि कह सकते हैं ना। वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि भी कितनी है आपकी यहां पर? 220 मीटर। इतनी है वृत्त की परिधि। कितनी है? 220 मीटर। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र लगा दो। यहां पर क्या होता है? 2 पाई आर बराबर का 220 का हो गया 220, 2 का हो गया 2 गुणा पाई का मान कितना होता है? सवाल में पाई का मान दिया है क्या? 22/7 दिया है। हमेशा पाई का मान 22/7 ही लेना, जब तक के सवाल ना बोले 3.14 लेना है, तब तक पाई का मान क्या लेना है? ठीक है। पाई का मान कितना लोगे? 22/7। आर का मान नहीं दिया, आर का हो गया आर, 220 का हो गया 220।
इसका आर का मान निकाल लो। आर का हो गया बराबर 220 का हो गया 200। पक्षांतर करते हैं, बराबर के इस तरफ जो नीचे होता है वो उस तरफ उचक के ऊपर चल जाता है, और जो बराबर की इस तरफ ऊपर होते हैं वो कहाँ जाते हैं, नीचे। ठीक है, बराबर की इस तरफ 7 नीचे है, वो इस तरफ कहाँ जाएगा, ऊपर। और बटा बराबर की इस तरफ 2 गुणा 22 ऊपर है, वो इस तरफ कहाँ जाएगा, नीचे। 2 गुणा 22 कहाँ पर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। आ गया नीचे। ठीक है, अब इसके बाद इसको हल करेंगे। काट दो, 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2 2 एकम 2 एकम 2 शून्यम 11 एकम 11 दूनी 2 एकम 2 पंचे, नीचे पूरा कट गया, ऊपर कितना बचा 5 गुणा 7। कितना बचा 5 गुणा 7, 5 7 कितना होता है 35 होता है। पेपर में ऐसा काटना मत, रफ में काटना और डायरेक्ट वहाँ पर लिखना। ठीक है, यहाँ पर तो बिल्कुल सफाई से इसे लिखना। रफ काटना कहाँ पर, रफ में। मैंने समझाने के लिए काट के दिखाया है ना। यहाँ पर क्या लिखोगे 220 गुणा 7 बटे 22 गुणा 2, और काटने पर कितना आया 35 मीटर। आर क्या है, आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 35 मीटर निकल करके आ गई। आ गई तो क्या लिखोगे, अतः वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 35 मीटर। क्या लिखोगे यहां पर, अतः वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितनी आ गई 35 मीटर। वृत्त की त्रिज्या आर का मान कितना आ गया 35 मीटर निकल करके आ गया। आगे निकल करके अब क्या करना है, खेत की जुताई करना है। जुताई कहाँ पर की जाती, खेत के अंदर वाले भाग में की जाएगी। मतलब क्या निकालना पड़ेगा हमको, हमारा खेत कितना बड़ा है। ठीक है, खेत का एरिया कितना है, खेत का क्षेत्रफल कितना है। हम क्या निकालेंगे, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। अब हम निकाल लेंगे तब वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। वृत्ताकार खेत का क्या निकाल लेंगे हम, क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है 22/7 गुणा त्रिज्या आर का मान कितना है, त्रिज्या आर का मान है 35। त्रिज्या आर का मान कितना रख देंगे, और घात 2 मतलब 2 बार हो जाएगा 35 गुणा 35 कर दो, 22 का हो गया 22 गुणा 7 एक कम 7 35 का हो गया, करो गुणा 22 में 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया 11 गुणा 35 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 35, 11 5 55 का 5 हासिल का 5। ठीक है, 11 तिया 33, 33 और 5 कितने होते हैं 34 35 36 38 38, और 0 का हो गया 0। मीटर की घात 2 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, वर्ग मीटर। ये क्या निकल गया, खेत का क्षेत्रफल निकल गया। निकल गया खेत का क्षेत्रफल। चलो पहले इतना नोट करो, है ना। देखो यदि हमको यहां पर दिया है 1 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई करने में कितने रुपए खर्चा आ रहा है, 0.50 रुपए का क्या आ रहा है खर्च आ रहा है। चूंकि प्रति 1 मीटर स्क्वायर, है ना, 1 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई का व्यय कितने रुपए है 0.50 रुपए है। अगर एक चॉकलेट इतने रुपए की है तो 10 चॉकलेट कितने रुपए की आएगी, गुणा कर दोगे। ठीक है, अगर 1 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई करने में हमको इतने रुपए खर्चा आ रहा है तो हमारा खेत कितना बड़ा है 3850 मीटर स्क्वायर का अपना खेत है। अगर 1 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई करने में इतने रुपए खर्च आ रहा है, 50 पैसे खर्च आ रहा है। ठीक है, तो 3850 मीटर खेत की जुताई करने में कितना खर्च आएगा
इसका और इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, अपना खेत कितना बड़ा है, अपना खेत है 3850 मीटर स्क्वायर का अपना क्या है, खेत है। ठीक है, इसीलिए 3850 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई का व्यय कैसे करोगे? अगर 1 मीटर जुताई का खर्च इतना है तो 3850 का निकालोगे तो इसका और इसका कर दोगे, गुणा कर दोगे। कर दो गुणा। ये कितना लिखा है? 3850 गुणा ये कितना है? 0.50 हो गया। कर दो यहां पर मल्टीप्लाई। 3850 में 50 का मल्टीप्लाई, दशमलव को छोड़ दो, 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 शून्य जीरो को छोड़ दो, 5 25 का हासिल का 2, 5 8 40, 40 और 2 42 का 2 हासिल का 4, 5 3 15, 15 और 4 19, जीरो का हो गया 0। 2 संख्या पहले दशमलव, 2 संख्या पहले क्या लगा दोगे? दशमलव। गलत हो गया क्या? अच्छा 1 0 इसका जे है ना। ठीक है, 2 संख्या पहले दशमलव तो 2 संख्या पहले क्या लग जाएगा? दशमलव। इतने यार आंसर। तो कितने रुपए लग गए तुमको? 1925 रुपए में तुम्हारा खेत की पूरी क्या हो जाएगी? जुताई हो जाएगी। ठीक है, उत्तर लिख लो नीचे। अतः खेत की जुताई करने का कुल खर्च बराबर 1925 रुपए है।